दोस्तों अब प्रिवेंटिव टैक्सेशन यानी कि आप आईटीआर भरते हो 44 एडी 44 एडीए या 44 एई के अंदर, तो अब आईटीआर में एक नया कॉलम आ गया है जिसके अंदर आपको अपने बैंक बैलेंस दिखाने हैं 31 मार्च 2026 के। जब जब आईटीआर भरोगे साल चेंज होगा उसी साल के। ये बैंक बैलेंस सरकार ने पहली बार क्यों मांगे हैं, और वो भी जो अगर आप 44 एडी 44 एडी 44 एई के अंदर दिखाने वाले हो। मैंने ऐसे 6 पॉइंट बनाए हैं जब सरकार आपसे बैंक बैलेंस के थ्रू निकलवा सकती है जो उनका एआई कैच करेगा। वीडियो को आखिर जरूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के ग्लोते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे सभी को मैं नमस्कार। और लिटिगेशन को लेके बहुत सारी वीडियो डाल रखी है और 44 एडी को लेके भी प्ले लिस्ट में दिख ही रहा है, जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। बैंक बैलेंस। मैडम जी नजर रखना चाहती हैं कि हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। हम गरीब आदमी हैं, मिडिल आदमी है तो पकड़ लेंगी, और अमीर आदमी हुए वाह गुड थैंक यू, शायद कुछ ऐसा पर्पज हो। लेकिन फिर भी 6 पॉइंट बताया तो अब क्या है। 2 नए कॉलम ऐड हुए दोस्तों, एक इन्वेस्टमेंट का, एक क्लोजिंग बैंक बैलेंस का। क्या आपको दिखाना है। पहला रीजन क्या है ये समझ लीजिए, क्यों बैंक बैलेंस मांग रही है मैडम जी आपसे आईटीआर में भरने के लिए, क्यों जरूरी है। एक तो मैडम जी पूरा, वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह सकता हूं मैं, वो बोल देता हूं मैं, कंप्लीट बैलेंस शीट अप्रोच पे जा रहे हैं। यानी कि पहले होता था कि आपको बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 44 एडी या 44 एडीए या 44 एई के अंदर एक फिक्स परसेंटेज है, वो दिखाओ, खत्म। आपके काम को आसान बनाने के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर के काम को आसान बनाने के लिए अब उन्होंने क्या सोचा कि बड़े तो मछली फंस चुकी है, अब छोटे लोगों को फंसाओ। 90% लोग 44 एडी में फाइल करते हैं आईटीआर, 44 एडी 44 एडी 44 ए में। स्मॉल टैक्स पेयर ज्यादा है हमारे में, 3 करोड़ तक की लिमिट है 44 एडी के अंदर। लेकिन क्या क्या मांगते हैं देखिए, सेल मांगते हैं जब आईटी फाइल करते हो, या ग्रॉस रिसिप्ट, प्रोफेशनल में ग्रॉस रिसिप्ट बोलते हैं। प्रॉफिट डालना पड़ता है आपको, पहले 4 मैंडेटरी थे, कैश इन हैंड डालना पड़ता है, डेटर्स डालने पड़ते हैं, क्रेडिटर्स और इन्वेंट्रीज, ये डालना मैंडेटरी था पहले भी। अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन में आईटी फाइल कर रहे हो, वहां लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस के अंदर। अब ऐड कर दिया इन्वेस्टमेंट भी और बैंक बैलेंस भी। दोस्तों मुझे लगता है कि बिना अकाउंटिंग करे पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये सब कर सको। तो क्या हो गया है, अब आपका ट्रायल जो 44 एडी है, जो ट्रायल अप्रोच शुरू कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, पूरा फंड ट्रायल कर रही है शुरू से लेकर आखिर तक मैडम जी, कि कैश कितना हाथ में, कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट, कितने डेटर, कितने क्रेडिटर, इन्वेंटरी कितनी, इन्वेस्टमेंट कितनी, कितना आपके पास बैलेंस बच रहा है आखिरी में। अगर ज्यादा बच रहा है तो हम बुला के पूछेंगे भैया कैसे ज्यादा बच रहा है, क्रेडिटर तो इतने सारे हैं, डेटर 0 है, बहुत से। अब क्या होगा, 44 एडी या एडीए वालों को अकाउंटिंग करनी पड़ेगी और एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास दोस्तों जीएसटी फाइलिंग होती है और टीडीएस भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है ना 44 एडी में, या उसमें 50 लाख से ऊपर की है 44 एडी में, तो टीडीएस भी काटना जरूरी होता है। लोग समझते नहीं इस बात को, सोचते नहीं टीडीएस काटना ही नहीं है क्योंकि ऑडिट नहीं हो रहा, टर्नओवर बेस्ड टीडीएस करता है। और जीएसटी फाइलिंग है तो जीएसटी फाइल कैसे करते हो मैडम जी पूछती हैं। तो अब क्या हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, बुक्स बनानी पड़ेंगी, अकाउंट की एंट्री करनी पड़ेगी। मैं इंडिया में पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि 44 एडी या 44 एडी के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना जरूरी है। सब मना करते थे, भाई कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा है, एक्ट में लिखा है। और अब मैडम जी ने बोल भी दिया। दूसरा पॉइंट, मिस यूज ऑफ 44 एडी एंड 44 एडीए। एक्चुअल प्रॉफिट की हमेशा बात करता था। अब क्या होगा समझ लीजिए, मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ की टर्नओवर दिखाई, उसका एक्चुअल प्रॉफिट था 23 लाख रुपए का। बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास मेडिकल वालों के पास जहाँ पे 25-30% मार्जिन होता है, वो दिखाते हैं 8% पे कैश सेल को। अच्छा प्रॉफिट दिखा दिया आइटम में 6 लाख का, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट का कॉलम आ गया है। अब वो क्या दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए की है। इसकी मैंने पार्ट बनाया पूरा, कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर लेनी है, क्लोजिंग लेनी है, मार्केट वैल्यू लेनी है, क्या लेना है, सारी चीजें बताई कि इन्वेस्टमेंट कौन सी लेनी है। और बैंक बैलेंस दिखाया आपने 8 लाख रुपए, मान लीजिए आपने पर्टिकुलर भर दिए, एआई कैच करेगा, वो कहेगा भाई बंदे ने इन्वेस्टमेंट भी कर दी 15 लाख रुपए की साल में, 8 लाख रुपए बैंक में ही बच रहा है, प्रॉफिट 6 लाख कैसे हो सकता है। और यही बात मैंने अपनी वीडियो में बताई थी कि एक्चुअल प्रॉफिट को कैसे डिपार्टमेंट पता करता है, पकड़ता है। और पिछले 2 साल से देख रहा हूँ 44 एडी वालों के सबके केस लग रहे हैं, लिखा हुआ आता है हाई कैश डिपॉजिट शोन एज बिजनेस रिसिप्ट, ये रीजन सिलेक्ट होके सिक्योरिटी केस लग रहे हैं सबके। तो ये समझ में आ गया, आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है। इस बैंक बैलेंस से सरकार पता कर लेगी कि आपका 6% और 8% सही है या नहीं। अब सबके बैंक बैलेंस मैडम जी के एक बटन पर होंगे, न्यूक्लियर बम की तरह। किसके बैंक बैलेंस है
ओ इतना सारा बैंक बैलेंस रख के बैठे हुए हैं, पकड़ के लाओ उसको मेरे पास। तीसरा रीजन बैंक बैलेंस का, बैंक क्रेडिट्स, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरा सिस्टम है एआई का, वो बैंक क्रेडिट्स कितने बैंक अकाउंट है सबको निकाल सकते हैं। आप आईटीआर में शो करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब अकाउंट खोलते हैं हम अपना पैन कार्ड लगाते हैं। बैंक बैलेंस कितना है जो मांग रहे हैं और सेल कितनी है, ये चीज़ें एआई सिस्टम में उन्होंने इनबिल्ट कर दी हैं और ये चीज़ चेक होंगी। एग्जाम्पल, मेरी सेल थी 1 करोड़ की, एक्चुअल प्रॉफिट दिखाया आपने 6 लाख रुपए का, मान लेता हूँ मैं, और 6 लाख ही दिखा दिया आपने आईटीआर के अंदर, लेकिन बैंक बैलेंस दिखाया 15 लाख रुपए का। यहाँ पे आपकी बात सही मान ली मैंने, लेकिन बैंक में बैलेंस है 15 लाख रुपए। अब हो सकता है बहुत सारे रीजन की वजह से बैंक बैलेंस में ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे क्या मैच करेगा ये कि 15 लाख रुपए बैंक बैलेंस कैसे बच गया है जब 6 लाख का प्रॉफिट ही है। इस 6 लाख में से इसने अपने घर का खर्च चलाया होगा, उधार भी देना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए जब बुक्स बनेंगी तभी समझा सकते हो। 44 AD के अंदर लोगों ने रिप्लाई कर दिए कि मेरा जो है बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा कैश जो है सेल है, इसे मैंने 48 में दिखा दिया, कुछ नहीं माना। इनकम टैक्स ऑफिसर ने एडिशन कर दी, वो बनती भी है। आपको अपना नीचे बताना पड़ेगा, कैश बुक देनी पड़ेगी, एक्चुअल प्रॉफिट बताना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, जब आप अपने फाइनेंशियल बनाओगे। फिर आप कहते हो वहाँ लिखा हुआ बुक सेव अकाउंट बनाएगा, बुक सेव अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन आपको अपने वो पर्टिकुलर्स तो रखने हैं जिससे आपने इनकम कमाई है, कैसे प्रॉफिट निकाला, आईटी कैसे भरी, वो भी नहीं बताएंगे हम। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आखिरी बताया है कि बैंक बैलेंस कैसे निकालें। आखिर देखिएगा, AIS TIS की मैचिंग होगी दोस्तों। अब कैसे, ये फर्स्ट टाइम है तो हम क्या डाल रहे हैं 31 मार्च के क्लोजिंग बैलेंस, अगले साल भी डालेंगे क्लोजिंग, तो सरकार के पास क्या हो गए 1 साल का ओपनिंग, दूसरे साल का क्लोजिंग। तो क्या बन रहा है, पूरा रिकंसिलेशन। ओपनिंग बैलेंस सरकार ले लेगी, वो कहेगी कितना डिपॉजिट्स हुआ, ये उनके पास एआई में है, कितना विड्रॉ कर रहे हो, और जो क्लोजिंग आपने दिखाया अगले साल आईटीआर में सही है या नहीं। ये पॉइंट किसी को नहीं पता कि इस बार हम क्लोजिंग सोच रहे हैं, क्लोजिंग के साथ ओपनिंग भी चला गया मैडम जी के पास, तो क्या हो गया पूरा बैंक रिकंसिलेशन TIS AIS से मैचिंग। अगर ये मिसमैच हुआ, मेरा मानना कि बहुत बड़े फर्क में ही मैडम जी आपको बुलाएंगी, AI अलर्ट करेगा और आपके पास सिक्योरिटी का नोटिस आ जाएगा 143 सबसेक्शन 2 का कि आपने पिछली बार इतना ओपनिंग दिखाया था, हमारे TIS में यही आ रहा है, देयर आर मेजर डिफरेंस इन क्लोजिंग बैलेंस, आप हमारे पास आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। इनकम टैक्स वाले ऐसा बोलेंगे, तो बहुत ध्यान रखना है। बताओ आम आदमी क्या क्या करे, अपना बैंक बैलेंस दिखाते ही फंस जाएगा वो। बताओ हद हो गई तो यार, कमाल है तो। चलिए, अच्छा दिक्कत क्या आएगी, डिपार्टमेंट का AI मैच करेगा आपका बैंक क्लोजिंग बैलेंस आईटीआर में जो आपने डाला है एक्चुअल से। अगर गलत निकला तो क्या होगा, आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है। कई लोग वहाँ पे 0 डालने की कोशिश करेंगे या गलत डालने की कोशिश करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग मैच में हो तो डिफेक्टिव होगी, ठीक करना पड़ेगा, या सिक्योरिटी का नोटिस आएगा, या आपके पास इनकम स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 148 भी आ सकता है, और आपको गलत दिखाने पे यानी कि मिस रिपोर्टिंग करने पे पेनल्टी लग सकती है 200%। आप बोलते रह जाओगे नया सिस्टम था, ये था वो था, सरकार बोलेगी ना हमने लिख दिया है, खत्म बात, आप जाके सीए से बात करो। अब 5 पॉइंट मैंने बता दिए जो आपको अफेक्ट करेंगे, कितने इंपॉर्टेंट है। अब डालने कौन से बैलेंस है क्लोजिंग आईटीआर में, वो समझ लीजिए। मैंने बताया क्लोजिंग बैलेंस डालने हैं, वो डालने हैं 31 मार्च 26 की डेट को, और नेट डालने हैं, वहां पे साफ लिखा हुआ है बैंक बैलेंस। अब कौन से बैंक बैलेंस, 31 मार्च का, वो भी नेट। कौन से नेट, अगर आपका कोई अकाउंट गवर्नमेंटल डालना है, वैसे अगर बैलेंस पता है एग्जैक्टली तो डालिए, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं है, नो। करंट अकाउंट का डालना है, यस करंट अकाउंट का डालना है बैलेंस। आपको अपनी एक समरी बनानी पड़ेगी एक्सेल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे डालनी सिंगल फिगर। आपके अगर 8-10 अकाउंट हैं, UPI है, वॉलेट है, सब आएगा उसके अंदर, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा कि यार मैंने वहाँ पे 16 लाख दिखाया था, 16 लाख दिखाया कैसे। तो एक समरी जरूर बना लें उसमें एंटर करने से पहले, और जो आईटीआर भर रहा है उसको भी समरी बना के दें। ये मत भरोसे पे रहें कि वो आपके आईटीआर 2,500 में भर रहा है, 5,000 भर रहा है तो पूरी समरी बनाएगा, पूरी बैंक बनाएगा ना, वो आपकी आईटीआर भर रहा है। सिर्फ सेविंग अकाउंट दिखाना है, यस दिखाना है ओनली अगर ये आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस के लिए जो यूज़ कर रहे हो सिर्फ वही आएगा। अगर आपका कोई ओवरड्राफ्ट या सीसी वगैरह है, उसमें नेगेटिव बैलेंस है, तो यस उसको नेट में ले लीजिए, नेट में आएगा वो। अगर ओवरऑल नेगेटिव हो गया तो वहाँ पे फिर पॉजिटिव डाल दीजिए, 0 मत लिखिए, गलत हो जाएगा। अगर पॉजिटिव रहा तो फिर तो यस करना पड़ेगा। नेगेटिव से मतलब है आपने ओडी यूज़ कर लिया, आपका बैलेंस नेगेटिव हो गया, तो बैंक बैलेंस अगर नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव माइनस होगा।
अगर बैंक बैलेंस उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आपका वो असेट्स है, तो फिर आपका ये भी ऐड होगा। ज्वाइंट अकाउंट अगर है तो कौन सा डालें, कौन लेगा अपने अकाउंट में, यानी कि वाइफ और हस्बैंड दोनों का एक अकाउंट है, ज्वाइंट है, तो कौन अपने में उसका 31 मार्च का बैलेंस दिखाएगा? ज़्यादातर तो हस्बैंड ही उसमें होते हैं मेन एप्लीकेंट, तो जो प्राइमरी होल्डर है वो अपनी आइटम में दिखाएगा। अगर कोई माइनर है, बच्चे भी हैं और उनका भी बैंक अकाउंट खुला है, उसका भी आपको अपने में बैंक बैलेंस लेना पड़ेगा, जिस भी पेरेंट्स के पैन बेस होगा। यानी कि जब माइनर का बैंक अकाउंट खुलता है तो उसमें गार्जियन के या पेरेंट्स के पैन नंबर लगता है, जिसका पैन नंबर लगा होगा इनकम टैक्स में वही रिपोर्ट होगा, और आपका इसको भी 31 मार्च 26 का बैंक बैलेंस डालना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो लोग बच्चों का अकाउंट खुलवा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कैश जमा करा रहे हैं, इधर उधर से पैसा लेके घुमा रहे हैं, ये भी रिपोर्टिंग हो जाएगा जैसे आप बैंक बैलेंस डालोगे। और नहीं डालोगे तो एआई मैच करेगा, टोटल मैचिंग होगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा बैंक अकाउंट छोड़ दिया आपने, आप बताइए हमें, फिर हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें तरीके से मैंने बता दी। हाँ, कुछ बता दूँ, आपका पेटीएम का वॉलेट है वो आएगा, आपका जो भी वॉलेट होगा वो सब आएगा, किसी भी तरह का बैंक आपने ऑनलाइन खोला है वो सब इसमें कंसीडर किए जाएंगे। बड़ी मेहनत करी मैंने इस वीडियो को बनाने में, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। पूरे इंडिया में किसी भी यूट्यूब चैनल पर इस तरह का एनालाइज आपको नहीं मिलेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, कोई क्वेरी है वो पूछ लीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल। और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, व्हाट्सअप, फेसबुक, सब जगह इसको शेयर करें, ताकि लोग ये समझें कि अब वो जमाना गया कि 6% दिखा दिया, 8% दिखा दिया, मैंने अकाउंटिंग करे, बैंक का टोटल लिया, वो कर दिया। अब एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग, एआई स्ट्रांग होता जा रहा है, सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, अब लीगल कंप्लायंस साथ में फाइनेंशियल बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस तरह हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं अपनी हेल्थ के लिए, मुझे लगता है अकाउंटिंग भी एक इंश्योरेंस है आपके केस को बचाने के लिए। तो अकाउंटिंग जरूर कराएं और हमेशा सुरक्षित रहें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।